हमने पलट कर देखा। जैक्सन हंस मामूल मुस्कुराता हुआ हमारी जानिब आ रहा था। हम अपनी अपनी नशिस्तों पर संभल कर बैठ गए, लेकिन इस तरह के जैक्सन को यह एहसास भी न होने दिया कि हम उसकी ज़ात पर शक कर रहे हैं या उसकी वजह से मोहतात हुए हैं। मेरे मोहतरम, आज आपका टॉमी नज़र नहीं आ रहा? जैक्सन ने करीब आकर बराह रास्त मुझसे पूछा। ओह, मैंने कदरे मुस्कुरा कर जवाब दिया। नॉर्मन की मौत के बाद मैं उसे कैबिन में बंद कराया था। मुझे भी नॉर्मन की मौत पर दुख हुआ है। जैक्सन ने यकलख्त संजीदगी इख्तियार करते हुए जवाब दिया। वो अमले में सबसे ज़्यादा जानदार और कारआमद था। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे दोस्त? मैंने इस बार बेतकल्लुफ़ी से पूछा। क्या नॉर्मन की मौत को तुम पुरस्कार नहीं कहोगे? दुनिया में हज़ारों ऐसे असरार और रमूज़ मौजूद हैं, अक्ल जिनकी तौजीह पेश करने से कासिर है। हम हज़ारों बातों पर एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं होते और उन्हें ज़ईफ़ुल एतकादी कहकर गुजर जाते हैं, लेकिन जब ऐसी ही कोई नाकाबिल यकीन बात या हादसा हमारे इल्म में आता है तो हम उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मगर बहुत जल्द ऐसे हादसों को खुरच कर अपने जहनों से निकाल फेंकते हैं। जैक्सन का चेहरा किसी किस्म के अंदरूनी जज्बात की तर्जुमानी से यकसरारी था। वह निहायत संजीदगी से अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, हो सकता है कि आप हजरात नॉर्मन की मौत को भी नाकाबिले तौजीह समझ रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी मौत काले जादू का नतीजा थी। काला जादू? कैलाश ने चौंकने की बड़ी शानदार अदाकारी करते हुए हैरत से कहा। तुम्हें इस बात का यकीन है कि नॉर्मन की मौत काले जादू के सबब हुई है? मैंने तेजी से पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम गालबन उसकी मौत के वक्त कहीं करीब मौजूद नहीं थे, जैकब दबी जुबान में बोला। आपका ख्याल दुरुस्त है हॉली फादर, जैक्सन ने बड़े एहतराम से जैकब को देखते हुए जवाब दिया। जिस वक्त नॉर्मन की मौत वाक़ई हुई उस वक्त मैं इंजन रूम में जहाज़ के फर्स्ट इंजीनियर मिस्टर बास्टन के साथ था। आप चाहें तो तस्दीक कर सकती हैं। इसके बावजूद तुम इतने वसूख के साथ नॉर्मन की मौत को ब्लैक मैजिक का करिश्मा कैसे कह रहे हो? जैकब ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए सवाल किया। इस वक्त वो खिलाफ तवक्को बड़ी दानिशमंदी की बातें कर रहा था। वो हालात जो मेरे साथियों ने बताए हैं, जैकब बोला। रूहें जब किसी को अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती हैं तो वो जीते जागते इंसानों की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। शायद इसलिए डॉक्टर साहब इंजेक्शन देने में भी नाकाम रहे और मरने वाले ने सब लोगों से फरार हासिल करके खुद को समुंदर की आगोश में फेंक दिया। वो तो ठीक है मिस्टर जैक्सन, लेकिन एक मिनट डॉक्टर, जैक्सन ने कैलाश की बात काटते हुए कहा। अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। मुझे मेरे साथियों ने यह भी बताया था कि नॉर्मन के चेहरे और गर्दन पर खून की तमाज़त की बजाय जर्दी फैली हुई थी, और यही चीज़ इस बात की अलामत है कि वो ब्लैक मैजिक का शिकार हुआ है। वैसे मुमकिन है कि कुछ लोग नॉर्मन की मौत में मेरा हाथ महसूस कर रहे हों। जैक्सन का आखिरी जुमला सुनकर कैलाश के अलावा मैं भी चौंक उठा। जैक्सन की गुफ्तगू ने अचानक पेचीदा और पुरस्कार सूरत इख्तियार कर ली थी। एक तरफ तो वो पूरी यकीन से नॉर्मन की मौत को किसी बदरू का इंतकाम बता रहा था, और दूसरी तरफ उसने बड़ी खूबसूरती से और सफाई के साथ अपनी ज़ात को भी शामिल कर लिया था। मगर क्यों? क्या उसे हमारी बातों की सुनगुन मिल गई थी, या फिर उसकी पुरस्कार कुव्वतों ने उसे हमारे दिलों के भेद से आगाह कर दिया था और महज हमारा मज़का उड़ाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहा था? मैंने एक बार फिर बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लिया, मगर अब वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था। मैं उसकी लापरवाही पर अंदर ही अंदर तिल मिलाकर रह गया, शायद इसलिए कि मैं ना जाने क्यों उसे मुजरिम समझने लगा था। तुम्हारा हाथ? कैलाश ने हैरत से पूछा। मैं समझा नहीं। जब तुम मौके वारदात पर मौजूद ही नहीं थे और जहाज़ के एक जिम्मेदार ऑफिसर के साथ इंजन रूम में थे, तो फिर तुम्हारे ऊपर क्यों कर शुबा किया जा सकता है? इसलिए कि ये बात जहाज़ के कप्तान से लेकर अमले के तमाम अफराद को मालूम है कि मैं रूहों को बुलाने का अमल करता हूँ और इस ज़मन में किसी का मजाक बर्दाश्त नहीं करता। जैक्सन ने इस बार भी लापरवाही से कहा। एक रोज़ पेशतर ही की बात है, नॉर्मन ने एडगर की मौजूदगी में मेरे इस फ़न पर कुछ रकीक जुमले कहे थे, लेकिन मैं हंसकर टाल गया था। दूसरा कोई होता तो शायद मैं बर्दाश्त न करता, मगर नॉर्मन की बात और थी। मैं उसे उसकी मेहनत और जांफशानी की वजह से बहुत पसंद करता था, लेकिन उसकी मौत के बाद हो सकता है एडगर मेरी ज़ात पर शुबा कर रहा हो। एडगर का शुबा बेबुनियाद है, कैलाश तेजी से बोला। तुम फिक्रमंद ना हो, हम इस बात के गवाह हैं कि तुम हादसे के वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। जैक्सन, मैंने अपने दिल की तेज़ होती हुई धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, क्या तुम रूहों को बुलाने का अमल करके मालूम कर सकते हो कि नॉर्मन की मौत के पीछे क्या राज पोशीदा है? क्यों नहीं? जैक्सन ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, फिर संजीदा होकर बोला, मगर मेरी बातों पर यकीन कौन करेगा? लोग मेरे अमल को देखकर उसे शोभदाबाजी कहेंगे, लेकिन हम तुम्हारा अमल ज़रूर देखना पसंद करेंगे, कैलाश ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। और मैं तो पहले ही तुमसे अपनी दिलचस्पी का इजहार कर चुका हूँ, मैं खून के घूंट पीकर बेतकल्लुफ़ी से बोला। ख़ास तौर पर इसलिए कि तुमने मेरे टॉमी को इस सफ़र में हमारे लिए बहुत कारआमद बताया था। मैंने गलत नहीं कहा था मेरे मोहतरम। टॉमी क्या है इसका अंदाज़ा आपको कबल अज़ वक्त नहीं हो सकता, मगर आने वाला वक्त और हालात शायद मेरी बात की तस्दीक ज़रूर करेंगे।
क्या ख्याल है? कैलाश बोला। क्यों ना आज रात खाने के बाद तुम्हारे कैबिन में आ जाए? ये मेरी खुशकिस्मती होगी, लेकिन आज की रात अगर मुझे माफ़ कर दें तो मैं बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। क्यों, क्या आज की रात रूहों को बुलाने के लिए साजगार नहीं साबित होगी? कैलाश मुस्कुराया। आप गलत समझे डॉक्टर। कैलाश की हंसी को जैक्सन ने महसूस करते हुए पहली बार नागवार लहजे में कहा। फिर फौरन ही खुद पर काबू पाते हुए बोला, आज मेरी ड्यूटी कंट्रोल रूम में है और मैं ड्यूटी के मामले में मिस्टर एस्टले को अपनी जानिब से शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहता। आई सी, ठीक है, हम कल रात तुम्हारे कैबिन में मौजूद होंगे। कैलाश ने जल्दी से संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। शायद उसने भी महसूस कर लिया था कि उसकी मुस्कुराहट और तंज भरा रिमार्क जैक्सन को नागवार गुजरा था। मैं आप हजरात का मुंतजिर रहूंगा, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर सर को खम देता हुआ चला गया। जैक्सन के जाने के बाद हम बड़ी देर तक उसकी पुरस्कार बातों पर बहस करते रहे। मुझे खास तौर पर इस बात की बेहद खुशी थी कि अब कैलाश भी मेरी और जैकब की तरह जैक्सन की ज़ात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया था। उस रात खाने के बाद मैं अपने कैबिन में सोने की घर से जाकर लेट तो गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। नॉर्मन की हैरत अंगेज मौत और जैक्सन की पुरस्कार शख्सियत ने मेरे ज़हन को बुरी तरह परागंदा कर दिया था। बड़ी देर तक मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन किसी तरह नींद न आई। मैंने अपनी दस्ती घड़ी पर नज़र डाली। अभी कुछ ऐसी ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी। 9:30 का अमल था। मैं पढ़ने के इरादे से उठ बैठा। फिर ना जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि अपनी दास्तान कलम बंद कर डालूं। जिंदगी और मौत का कोई एतबार ना था। फिर जो सफ़र मैंने इख्तियार किया था उसकी कामयाबी का भी क्या यकीन था। किसी वक्त भी कोई हादसा मेरे सांस को हमारे जिस्म की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकता था। अपनी दास्तान रकम करने का ख्याल मुझे कुछ यूं भी ज़्यादा हुआ कि मैं अपनी जायदाद का तन्हा वारिस था, और मेरी अचानक मौत की सूरत में मेरे अजीज़ों कारिब जिनसे मैंने सारे रिश्ते तर्क कर दिए थे मेरी जायदाद के लिए उठ खड़े होते, जो मुझे मरने के बाद भी किसी सूरत में मंजूर नहीं था। चुनाचे मैंने बड़े जज्बाती अंदाज में एक मोटी सी मुजल्लद कापी निकाल ली और अपने माजी के वाक़यात को एक एक करके उसमें लिखने बैठ गया, ताकि मेरी मौत के बाद अगर कोई खुद नोश्त दास्तान बाकी रह जाती तो वो मेरी जायदाद के लिए कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ का सामान पैदा कर सकती थी। इसके अलावा माजी में भी मुझे हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए थे, और वक्त ने मुझे जिन रास्तों से गुजारा था मैं दुनिया वालों के लिए उन्हें भी रकम करना चाहता था। कॉपी और कलम लेकर मैं मेज़ पर आ गया। जहन की यकसुई के लिए मैंने एक सिगरेट जलाकर उसके मुतअद्दिद तवील कश लिए, फिर लिखना शुरू कर दिया। मेरा नाम जमाल असगर है। 40 साल कबल मैंने एक जागीरदार घराने में आंख खोली थी। मेरे वालिद असगर हुसैन ने मेरी पैदाइश पर पूरी जागीर में दिल खोलकर धूम धड़क्का किया, इसलिए कि मैं बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। मेरी पैदाइश पर जहाँ मेरे वालिदैन की खुशियों का कोई ठिकाना न था, वहाँ मेरे दूसरे करीबी अजीज़ों और रिश्तेदारों के सीनों पर सांप भी लौटे थे, इसलिए कि मैं अपने वालिद की जागीर का जायज़ हकदार बनकर उनके अरमानों पर औस बनकर टपक पड़ा था। मेरे वालिद में गुरूर तकब्बुर नाम को ना था। उन्हें कभी भी दौलत की रहल पहल या जागीर से वो लगाव नहीं रहा जो सरमायादाराना जहनियत रखने वाले जागीरदारों को होता है। वो इंतहाई दयानतदार और सोमो सालात के पाबंद थे। गरीबों से उनका बर्ताव हमेशा बड़ा हमदर्दाना होता, ख्वाह वो किसी ज़ात या नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों। लोगों के दुख दर्द में काम आना और हर तरह से उनकी दिलजोई का ख्याल रखना उनकी आदत थी। शायद इसलिए वो जागीरदार असगर हुसैन की बजाय मौलवी असगर हुसैन के नाम से मशहूर हो गए थे। उनकी खुदा तरसी और नेक फितरत ने जहाँ उनके लाखों दोस्त बना दिए थे, वहाँ कुछ ऐसे दुश्मन भी थे जो वालिद साहब को नुकसान पहुँचाने और बदनाम करने के लिए घात लगाए बैठे थे। मेरी पैदाइश ने वालिद साहब को बुढ़ापे में जीने का नया हौसला दिया था, लेकिन तब तकदीर को शायद मेरे मुख्तसर ख़ानदान की खुशियाँ मंजूर नहीं थीं। मैं अभी 12-13 बरस के सन को पहुँचा था कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। माँ के इंतकाल ने मेरे वालिद की कमर तोड़ दी, लेकिन वो अब मेरे लिए ज़िंदा रहने पर मजबूर थे। माँ की मौत के कुछ अरसे बाद वालिद साहब ने तालीम में मेरी बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए मुझे करदी से, जो चित्रकूट के करीब एक बड़ा कस्बा है, इलाहाबाद भेज दिया। उन्हें मेरी जुदाई एक पल को भी मंजूर नहीं थी, लेकिन उन्हें मेरा मुस्तकबिल भी अजीज़ था, इसलिए मजबूरन खुद से जुदा करना पड़ा। मेरी निगहदाश्त के लिए उन्होंने अपना एक पुराना और काबिल एतमाद मुलाजिम मेरे साथ कर दिया। मुझे अपने वालिद की मोहब्बत और गम दोनों का अंदाज़ा था। हालात ने उन्हें ज़िंदगी के एक अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया था, जहाँ एक सिमत औलाद की मोहब्बत उन्हें जीने पर मजबूर कर रही थी, और दूसरी तरफ बीवी की तवील रफ़ाकत के बाद अचानक जुदाई का गम उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे इन बातों का बखूबी एहसास था, चुनाचे मैंने पूरी मेहनत और दिल जमाई से पढ़ना शुरू किया। मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। मैट्रिक का इम्तिहान मैंने आला दर्जे और मुमताज़ नंबरों से पास किया। मेरे वालिद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में कर दिया गया। मेरी शानदार कामयाबी ने मेरे वालिद के गम को बड़ी हद तक हल्का कर दिया था। मैट्रिक के बाद मैंने BA भी इलाहाबाद से किया और इस बार पहली पोजीशन हासिल की। मेरी तस्वीर तमाम मुकामी अखबारों में पहले सफ़े पर शाया हुई।
मेरे वालिद की मुसर्रतें दो चंद हो गईं। उनकी ख्वाहिश थी कि अब मैं करवी में मुस्तकिल क़याम करूं और जागीर की जिम्मेदारियां संभाल लूं, लेकिन मुझे जागीरदारी से ज़्यादा इल्म हासिल करने का शौक़ था, इसलिए मेरे वालिद ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मेरे वालिद खुद भी आला तालीम याफ्ता थे, इसलिए मेरी ज़िद के आगे मजबूर होकर उन्होंने मुझे लंदन जाने की इजाज़त दे दी, जहाँ से मैं बार 8 लॉ की डिग्री लेकर वापस आया और इलाहाबाद में बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेरे वालिद के पास दौलत और मेरे पास जहानत की कोई कमी नहीं थी। हर चंद के कानून के मैदान में मेरे मुकाबले पर बड़े बड़े सूरमा और मर्द मैदान मौजूद थे, जो बरसों से इसी पेशे से मुंसलिक थे और जिनकी पैरवी किसी भी मुकदमे की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत कम मुद्दत में अपनी लगन और शब रोज़ की अनथक कोशिशों से अपना मुकाम बना लिया और सफ़े अव्वल के कानूनदानों में शुमार होने लगा। मेरे पास भी हर वक्त मुवक्किलों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन फिर अचानक एक मुकदमे ने मुझे ऐसी शोहरत बख्शी जिससे इलाहाबाद में मेरे नाम का तोती बोलने लगा। ये एक जायदाद की विरासत का केस था, जिसकी एक फरीक मरने वाले की बेवा और उसकी इकलौती लड़की थी, और दूसरी तरफ मरने वाले के चंद ऐसे अजीजदार थे जो हर कीमत पर बेवा को जायदाद से बेदखल करके उसका हक भी गज़ब करना चाहते थे। मुझे अंदरूनी हालात का अंदाज़ा नहीं था। आमतौर पर मैं ऐसे केस भी नहीं लेता था जिसमें मुझे किसी बेवा या यतीम के खिलाफ खड़ा होना पड़ता, मगर मज़कूरा केस मैंने जानबूझकर अपने ज़िम्मा ले लिया, इसलिए कि बेवा का केस इलाहाबाद के सबसे बड़े बैरिस्टर घोष बख्शी कर रहे थे और बख्शी के मुकाबले पर आकर दूसरे बैरिस्टर अपनी साख को ख़राब करना नहीं चाहते थे। फिर ये कि फ़रीक़े दोम के पास इतना कमज़ोर मवाद था जो दूसरी तीसरी पेशी ही में मुकदमा ख़त्म करा देता। जब मैंने इस केस के सिलसिले में हामी भर ली तो फ़रीक़े दोम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मेरे ख़ास मुंशी ने मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। मेरे दोस्त और बही ख्वाह बैरिस्टरों ने मुझे समझाने की कोशिश की कि केस में कोई जान नहीं, मुफ्त में बनी बनाई साख और इज्जत को दाव पर लगाने से क्या फ़ायदा, वकालतनामा वापस ले लो। लेकिन मैंने चूंकि फ़रीक़ दोम को ज़ुबान दे दी थी, इसलिए अब मेरे लिए पीछे हटना या पुश्त दिखाकर अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लेना नामुमकिन था। घोष कानून के मैदान में मेरा सबसे बड़ा हरीफ और दुश्मन था। बहुत अरसे से हम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमें एक दूसरे के सामने आने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसका बातन उसके ज़ाहिर के बिल्कुल बरक्स था। इंतहाई कीना परवर और गंदी जहनियत रखता था। दूसरों पर कीचड़ उछालना और उनको जलील करना उसकी दिलपसंद हॉबी थी। उम्र में वो चूंकि मुझसे बड़ा था, इसलिए मैं उसका एहतराम करता था। बहरहाल जिस रोज़ मैंने हाई कोर्ट में अपना वकालतनामा दाखिल कराया, इसके दूसरे दिन बख्शी ने फ़ोन करके मेरा मज़ाक उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जमाल बेटे, मैंने सुना है कि बेवा की जायदाद वाले केस में तुमने दूसरे फ़रीक़ की पैरवी करने की हामी भर ली है। यस अंकल, मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या कोई ख़ास बात है? बेवा का केस मैं लड़ रहा हूँ। बख्शी ने ठोस लेकिन घटिया अंदाज में अपनी बर्तरी का इजहार करते हुए कहा, मेरा मशवरा मानो तो तुम अपना वकालतनामा वापस ले लो, इसलिए कि तुम अभी बच्चे हो। तुम्हें कानून के मैदान में अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी साख को मौजूदा केस में कोई ऐसा शदीद धचका पहुंचे कि तुम्हारी प्रैक्टिस को नुकसान पहुंच जाए। अंकल, आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं आपका हमेशा बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि एक बार वकालतनामा दाखिल करा देने के बाद उसे वापस लेना मेरे असूल के खिलाफ है। मैंने निहायत मुअद्दब लहजे में कहा, फिर हल्का सा तंज करते हुए कहा, हाँ, अगर बेवा के मामले में आपका कोई ज़ाती मुफाद शामिल है तो दूसरी बात है। आपके मुफाद की खातिर मैं आपका हर हुक्म मान सकता हूँ। बेटे जमाल, तुम ज़हीन और होशियार हो, इसलिए मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, लेकिन ज़रा सोचो, केस हारने के बाद जब मुकामी अखबारात तस्वीर के साथ तुम्हारी शिकस्त के हक़ाइक़ को नमक मिर्ची लगाकर शाया करेंगे तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। बख्शी ने इस बार खुले अल्फाज में मुझे न सिर्फ बेहद कमतर साबित करने की कोशिश की थी, बल्कि यह भी बावर कराना चाहा था कि मुकदमा हार जाने की सूरत में वो मेरे खिलाफ इस केस की तशहीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और मुझे जलीलो ख्वार करने में कोई दकीका फ़र्क गुज़ाश्त नहीं करेगा। मेरा दिल चाहा कि इसी अंदाज में पलट कर कोई ऐसी तल्ख और सख्त बात कहूं कि दोबारा बख्शी को यूं किसी का मज़ाक उड़ाने की हिम्मत ना पड़े, मगर मैंने ज़ब्त से काम लिया। अंकल, जो लोग शिकस्त पर नज़र नहीं रखते वो शाज़ो नादिर ही फाते कहलाने के मुस्तहिक होते हैं। मैंने खून का घूंट पीते हुए जवाब दिया, फिर झिल्लाकर रिसीवर क्रैडल पर दे मारा। बख्शी का फ़ोन मौसूल होने के बाद से मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो इसी केस पर सरफ करनी शुरू कर दी। मैंने पूरे केस की नए सिरे से स्टडी की, जहाँ जहाँ झोल था उसे पुर करने के लिए नए दलाइल और नज़ायर जमा किए। मुवक्किलों को बुलाकर उन्हें नए सिरे से पूरी सूरत हाल और केस के अहम पहलुओं के बारे में आगाह किया। गवाहों की फहरिस्त में भी थोड़ी रद्दोबदल की और उनके बयानात पूरी तरह उन्हें फ़र्दन फ़र्दन तलब करके जहन नशीन करा दिए। गर्ज ये कि केस की सूरत ही कुछ ऐसे अंदाज में बदल दी कि पहली ही पेशी पर बख्शी तिल मिलाकर रह गए।
किसी केस में मुकदमे की हार जीत का इन्हिसार दलाइल और ठोस सबूत पर होता है, और किसी भी सूरत में कामयाब वकील या बैरिस्टर को हर मुकदमे को अपनी अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए, वरना वो जज्बाती हो जाता है और जज्बात की रोह में बहक कर अक्सर ऐसी फाश गलतियां कर बैठता है जो मुकदमे की बिसात को यकसर पलट कर रख देती हैं। कुछ यही पोजीशन मजकूरा केस में बस जी के साथ भी दरपेश आ रही थी। मैं बिला किसी झिझक तस्लीम करता हूँ कि बस जी मेरे मुकाबले में कहीं ज़्यादा तजुर्बाकार, दूरअंदेश और घाक किस्म का खिलाड़ी था। बेवा के केस के सिलसिले में उसे ज़रूरत से कुछ ज़्यादा इस बात का एतमाद था कि वो जब चाहेगा केस जीत लेगा। चुनाचे वो मुझे गुस्सा दिलाने की खातिर ढील देता रहा, लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद ही उसे ले डूबा और 1.5 साल बाद जब केस का फैसला हुआ तो मेरे मुवक्किलों के हक में था। उस रोज़ मुझे जिस कदर खुशी हुई इसका अंदाज़ा मेरे सिवा कौन लगा सकता था। वो अखबारात जो बस जी के खिलाफ थे मेरी शान में रोज़ाना कसीदे छाप रहे थे। मुझे हर तरफ से मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हो रहे थे। बस जी को अपने शिकस्त का इतना अफसोस हुआ कि उसने कोर्ट जाना बंद कर दिया। वह वकील और बैरिस्टर जो बस जी का निशाना बन चुके थे, उन्हें बस जी के खिलाफ जुबान खोलने का बहाना हाथ आ गया। गर्ज ये कि एक ही मुकदमे ने मुझे फर्ज से उठाकर अरश पर बिठा दिया था। लेकिन मेरी ये खुशी भी बहुत आर्जी साबित हुई। खुशियों के इन्हीं अय्याम में मुझे एक दिन अचानक वो मनहूस खबर सुननी पड़ी जिसने मुझे मेरे मौजूदा पेशे से बददिल कर दिया। करवी से मेरे वालिद के सबसे देरीना मुलाजिम दीवान जी ने मुझे मेरे वालिद की अचानक मौत की इतला दी तो दुनिया मेरी निगाहों में अंधेर हो गई। मैं उसी हालत में दफ्तर से उठकर करवी के लिए रवाना हो गया। मुझे अपने वालिद की मौत का गहरा सदमा हुआ था। रसूमात वगैरह ख़त्म होने के बाद एक रोज़ दीवान जी ने जायदाद के सिलसिले में वालिद साहब का वसीयतनामा मेरे हवाले किया तो मेरी आंखें सावन बहादों की तरह बरस पड़ी। वालिद साहब ने अपनी तमाम जायदाद मनकूला व गैर मनकूला मेरे नाम कर दी थी। मेरे सीने से गमों का बोझ कुछ हल्का हुआ तो मुझे एक नया जख्म सहना पड़ा। दीवान जी ने मुझे दबी जुबान में बताया कि बेवा वाले मुकदमे में मेरी कामयाबी की खबर ही मेरे वालिद के लिए मोहलिक साबित हुई थी, इसलिए कि मेरी जीत ने एक बेवा के बसे बसाए आशाने को उजाड़ दिया था। इसके अलावा मेरे वालिद को इस बात का भी इल्म था कि जिन लोगों ने बेवा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था वो बेईमान और झूठे लोग थे। उन्होंने झूठे कागजात तैयार कराए थे जो उनकी कामयाबी की जमानत बन गई। मैं हाथ मल कर रह गया। जो तीर कमान से निकल चुका था वापस नहीं आ सकता था। तकदीर मेरे हक में जो फैसला सादिर कर चुकी थी वो अटल था। मेरी पशेमानी या शर्मिंदगी मेरे मरहूम बाप की रूह को तस्कीन तो पहुंचा सकती थी, लेकिन मेरी यतीमी के दाग को धो नहीं सकती थी। शायद इसलिए कि मैंने ज़िंदगी की इब्तदा ही में अपने लिए गलत रास्ते का इंतखाब कर लिया था। ये मेरे वालिद की तरबियत का नतीजा हो या मेरी फितरत, मुझे बहरहाल झूठ और मकर फ़रेब से शदीद नफरत थी, जबकि मेरे पेशे की बुनियाद ही झूठ पर थी। एक बैरिस्टर होने के नाते अपने मौकिल का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरा फ़र्ज़ था। लोग कत्ल करते थे, मुझे उनको कानून की निगाहों में मजलूम साबित करना पड़ता। वो गुनाह करते और मुझे उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता। मुझे इसी बात का मुआवजा मिलता था। मैंने हर चंद के गलत और झूठे मुकदमों से अपना दामन बचाना चाहा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि इस पेशे में ज़िंदगी की सबसे अहम कामयाबी ही मेरी यतीमी का बायस बन जाएगी और वालिद साहब यूं खामोशी से मुझे दारे मुफारकत देकर दुनिया से मुंह मोड़ लेंगे। बहरहाल बाप की मौत के गम और सदमे से मेरा दिल इतना बेजार हुआ कि मैंने वकालत का पेशा हमेशा के लिए तर्क कर देने का फैसला कर लिया। लोग मेरे इस फैसले पर अंगश्त बदंदा रह गए। मेरे हम पेशा दोस्तों ने मुझे समझाना चाहा, मेरा फैसला वापस लेने के लिए पुरजोर अपीलें की, लेकिन मेरा फैसला अटल था। उसमें किसी लचक या तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं थी। वक्त के साथ साथ मेरे दिल के जख्म भी मुंदमिल होते गए। मैं इलाहाबाद की रिहाइश तर्क करके करवी आ गया। दौलत की फरावानी हो तो फिक्र मुआशके से होती है। जागीर से होने वाली आमदनी के अलावा वालिद साहब की छोड़ी हुई दौलत और जायदाद मेरे लिए इस कदर काफ़ी थी कि अगर मैं चाहता तो तमाम उम्र हाथ पर हाथ रखे आराम से गुजार सकता था, लेकिन आराम तलबी से मेरा दिल बहुत जल्दी ही उकता गया। जागीर के कामों से मुझे शुरू ही से नफरत थी, इसलिए मैंने इसका इंतज़ाम दीवान जी के सुपुर्द किया और खुद वक्त गुजारी के लिए लिखने को अपना मशगला बना लिया। मेरे नाम की शोहरत दूर दूर तक थी, लिहाजा मेरी पहली किताब हाथों हाथ फरोख्त हो गई। दूसरी किताब भी बाजार में आते ही गायब हो गई। मेरी बढ़ती हुई शोहरत ने अखबार वालों को मेरी तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर दिया। मैंने उनके लिए जुर्रतमंदाना मज़ामीन लिखने शुरू किए। जो गलती मुझसे एक बार सरजद हो गई थी उसके तदारुक और तलाफ़ी की खातिर मैंने समाज के रिश्ते हुए नासूरों को अपना मौजू बनाया था। अवाम में मेरी शोहरत अखबारात में लिखने की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इस तरह एक तरफ अगर मैंने पढ़े लिखे और समझदार लोगों में अपना एक मखसूस और आला मुकाम बना लिया था तो समाज के ताकतवर और मूज़ और ठेकेदारों को अपना दुश्मन भी बना लिया था। वो अखबारात जो बड़े सरमाएदारों के हाथों बिके हुए थे, उन्होंने मेरे खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। मेरे मज़ामीन को अवाम के सामने गलत रंग देकर पेश करने की कोशिश की गई। मुझ पर फहाशी और आवारगी के इल्ज़ामात तराशे गए।
यहाँ तक लिखा गया कि मैंने वकालत का पेशा बाप की मौत के बाद इसलिए तर्क किया कि उनकी छोड़ी हुई दौलत को लुटाऊं और अय्याशी करूं। ये सारे इल्ज़ामात हरचंद के बेबुनियाद और इंतहाई गंदे जहनों की पैदावार थे। लेकिन मैंने दिल बर्दाश्त होकर लिखने से भी तौबा कर ली और जागीर से दूर जाकर अपने महलनुमा मुजाफाती मकान में रहने लगा, जो हुसैनाबाद में वाक़ था। वहाँ की आबादी तकरीबन 3000 के लगभग थी और वहाँ हर मज़हब के लोग रहते थे। मेरी हुसैनाबाद वाली हवेली इतनी बड़ी और वसी और इस इलाके में फैली हुई थी कि इसके बाद हिस्से देखने की फुर्सत कभी भी हासिल न हो सकी। हवेली के दो जानिब वसी बाग थे और करीब ही एक जंगल भी था जो शिकारगाह कहलाता था। ये चूंकि पहाड़ी इलाका था इसलिए यहाँ कुदरती हुस्न की बहुतात थी और हर सिमत हसीन नज़ारे बिखरे हुए थे। मुझे शिकार से कभी भी कोई दिलचस्पी ना थी, बल्कि मैं खूबसूरत परिंदों और चरिंदों को महज शौक की तकमील की बुनियाद पर मारना पसंद नहीं करता था। इसलिए मैंने हुसैनाबाद में रहते हुए जंगल का रुख कभी नहीं किया। चूंकि वक्ती तौर पर कोई और मसरूफियत नहीं थी, इसलिए मैं अपना बेशतर वक्त या तो मुतालिया में गुजारता या फिर सुबह शाम फितरत के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सैर की घर से दूर दूर निकल जाया करता। हुसैनाबाद में कुछ अरसा तक मैं बड़े सुकून से रहा, लेकिन फिर वहां भी तन्हाई मुझे रास न आई। एक नौजवान और दौलतमंद जागीरदार की गोशा नशीनी बिलाशुबा ताज्जुब खेज बात थी, लिहाजा वहां भी मेरे बारे में चहमगोइयां शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने, जो बिला वजह दूसरों को बदनाम करने में लुत्फ महसूस करने के आदी होते हैं, ये अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि मैंने हवेली को याशी का अड्डा बना रखा है। हर चंद के मुजाफाती इलाके की बेशतर आबादी मेरे हक में थी, लेकिन मुझे यह फिक्र लाहक हो गई कि मुझे बेकार रहने के बजाय कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि लोगों की जुबान बंद हो सके और मैं सुकून का सांस ले सकूं। उन्हीं दिनों जब मैं अपनी तन्हाई दूर करने की तदबीर सोच रहा था, मुझे अपने एक दोस्त जेकब का खत मिला, जो अपने बाप के इंतकाल के बाद अब फादर जेकब बन चुका था और करवी के एक गिरजाघर का पादरी था। जेकब के बारे में मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि वो मुझसे इस कदर करीब है। हुसैनाबाद में भी एक पुराना और छोटा सा गिरजाघर मौजूद था, लेकिन किसी पादरी के ना होने के सबब गैराबाद था। चुनाचे इलाके के ईसाई घराने क्रिसमस मनाने के लिए करवी जाया करते थे। मैंने दिल में एक स्कीम मुरतब की और फौरन ही जेकब को लिखा कि वो अपनी बीवी समेत हुसैनाबाद आ जाए। तीसरे रोज़ जेकब मेरे पास था। उसकी बीवी सिल्विया गो के बड़ी खूबसूरत और सेहतमंद थी, लेकिन इंतहाई शक्की मिजाज वाक़ई हुई थी और हर लम्हा जेकब की डोर मजबूती से खींचे रहती थी कि कहीं वो बेलगाम होकर किसी दूसरी लड़की या औरत के जाल में न फंस जाए। पादरी होने के नाते जेकब का वास्ता अक्सर व बेशतर ईसाई लड़कियों और औरतों से पड़ता रहता था। मुझे सिल्विया की फितरत कुछ पसंद न आई, लेकिन उसकी यही फितरत मेरे काम आ गई। मैंने जेकब को जब हुसैनाबाद में मुस्तकिल क़याम करने की पेशकश की और कहा कि मैं इसकी खातिर मुकामी गिरजाघर की हालत असरे नो बेहतर बना दूंगा और उसे 1000 रुपये माहवार ताहिया देता रहूंगा, तो जेकब मेरी पेशकश से उलझन में पड़ गया। गालिबन मेरी दरीना दोस्ती की वजह से उसे ये मुलाजमत मंजूर नहीं थी, लेकिन सिल्विया ने फ़ौरन हामी भर ली, इसलिए कि हुसैनाबाद में उसे जेकब की तरफ से इतना खतरा नहीं था जितना करवी में था। सिल्विया के हाँ कर देने के बाद जेकब के फरिश्ते भी इनकार नहीं कर सकते थे, लिहाजा 1 हफ्ते बाद ही जेकब और सिल्विया करवी से मुंतकिल होकर हुसैनाबाद आ गए। मेरी ख्वाहिश थी कि जेकब और सिल्विया मेरे साथ ही हवेली में क़याम करें, लेकिन जेकब ने मेरी इस पेशकश को कबूल नहीं किया और मेरी हवेली के करीब एक छोटा सा खूबसूरत कॉटेज नुमा मकान किराए पर लेकर सिल्विया के साथ आबाद हो गया। जेकब और सिल्विया के आ जाने से मुझे बेहद खुशी हुई। हम रोज़ाना कुछ वक्त गुजारते और अपने माजी के किस्सों को दोहराकर कह के लगाया करते। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना कैलाश को भी हुसैनाबाद बुला लिया जाए। कॉलेज के ज़माने में हम तीनों दोस्त थे। हुसैनाबाद में लोगों के इलाज मुआवजा के लिए कोई माकूल बंदोबस्त भी नहीं था। जेकब ने मेरे ख्याल की पुरजोर तायद की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कैलाश अब सर्जन बन चुका है और करवी के सरकारी अस्पताल में तैनात है। शायद वो इतनी बड़ी जगह छोड़कर छोटी जगह आना पसंद ना करे। जेकब का ख्याल किसी हद तक दुरुस्त था, लेकिन मुझे अपनी दोस्ती पर एतमाद था। चुनाचे मैंने कैलाश को एक तफसीली खत लिखा, फिर जेकब की शादी की इतला देते हुए ये भी लिखा कि वह शनिचर की शाम को हर कीमत पर हुसैनाबाद आ जाए और इस दावत में ज़रूर शिरकत करे जो मैंने सिल्विया और जेकब की शादी की खुशी में दी है। मैंने ये खत अपने कारिंदे के हाथ दस्ती रवाना किया था। दूसरे रोज़ कैलाश का जवाब आ गया कि वह 2 रोज़ की छुट्टी लेकर जेकब की शादी पर हंगामा खड़ा करने के इरादे से पहुंच रहे हैं। शनिचर की शाम को हम तीनों दोस्त यकजा हुए तो मेरी हवेली में खुशियों और मुसरतों का तूफान आ गया। जेकब और कैलाश की नोक झोंक पर सिल्विया भी दिल खोलकर कह बखेरती रही। फिर खाने के बाद जब वो जेकब को हमारे बेहद असरार पर हवेली में छोड़कर अपने घर चली गई तो हमारे दरमियान बेतकल्लुफ़ माहौल पैदा हो गया। मैंने इन्हीं खुशगप्पियों के दौरान कैलाश को बताया कि हुसैनाबाद में कोई ढंग का अस्पताल नहीं है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को अक्सर सख्त तकलीफ और अजियत का सामना करना पड़ता है। मेरा इशारा पाकर और तयशुदा प्रोग्राम के तहत जेकब ने कैलाश को उकसाते हुए इस बात की पेशकश की
कि अगर वो अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी कबूल करे तो पुराने अस्पताल की बोसीदा इमारत को जदीद और मॉडर्न शक्ल भी दी जा सकती है। कैलाश हमारी साजिश को समझ चुका था। जेकब को उम्मीद नहीं थी कि वो हमारी पेशकश कबूल कर लेगा, मगर जब कैलाश ने हामी भर ली तो मैं भी खुशी से उछल पड़ा। मैंने दूसरे ही दिन से अस्पताल की पुरानी इमारत पर नए सिरे से काम शुरू करा दिया। कैलाश 1 माह बाद मुलाजमत छोड़कर हस्बे वादा मेरे पास आ गया। फिर मेरी और कैलाश की मुश्तरका कोशिशों से वो अस्पताल जदीद तरीन इमारत में तब्दील हो गया और इसका शुमार बहुत जल्द ऐसे म्यारी अस्पतालों में होने लगा कि दूर दराज के मरीज भी वहाँ इलाज की गर्ज से आने लगे। हुसैनाबाद के पुरफिजा और पुरसुकून माहौल और सर्जन कैलाश की दरीना शोहरत ने इस अस्पताल को बहुत जल्द इतनी कामयाबी अता कर दी कि हमें अस्पताल के लिए दूसरे काबिल और तजुर्बेकार डॉक्टरों और नर्सों का भी बंदोबस्त करना पड़ा। मेरी खिदमत ने मेरे इलाके के लोगों को मेरा गर्विदा बना दिया। उनकी जुबानें जो कभी मेरे खिलाफ जहर उगला करती थीं, अब मेरा कलमा पढ़ने लगी। मैं कैलाश और जेकब के आ जाने से बेइंतहा मसरूर था। कैलाश चूंकि मेरी ही तरह तनहा था, इसलिए मेरे कहे बगैर ही उसने हवेली के हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। हम दोनों रात गए तक साथ रहते और दुनिया जहां की बातें किया करते। जेकब भी हमारी महफिलों में बराबर शरीक रहता, लेकिन सिल्विया के डर से वो कोई ना कोई बहाना तराश कर मगरिब के फौरन ही बाद चला जाता। एक दिन जेकब ने अचानक बैठे बैठे एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, यार जमाल, क्या तुम दोनों को इस तरह जिंदगी गुजारते हुए कुछ अजीब सा नहीं लगता? क्या मतलब? मैंने मशरूब का गिलास दरमियानी मेज पर रखते हुए जेकब को वजाहत तलब नजरों से घूरा। रब्बे अजीम ने तुम्हें बहुत कुछ दे रखा है। तुम्हारे पास दौलत है, जायदाद है, लेकिन औरत के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं कही जा सकती। जेकब ने संजीदगी से बारी बारी मुझे और कैलाश को देखते हुए कहा, मेरा मशवरा है कि तुम दोनों अब शादी कर डालो। शादी? कैलाश ने बेख्तियार एक फलक शगाफ कह कहा बुलंद करते हुए कहा, भगवान के लिए कोई और बात करो। क्यों? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी है? मेरे बाप की तौबा। कैलाश ने मुस्कुराकर कानों को हाथ लगाते हुए जवाब दिया, भाई जेकब, तुम्हारा अशर देख लेने के बाद कौन कमबख्त अब शादी की हमाकत के बारे में सोच सकता है? तुम दोनों निरे अहमक और गाउदी हो। जेकब गुस्से से बोला, सिल्विया और मैं एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करती हैं, तुम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो तो तुम्हारी सूरत ही से जाहिर है। कैलाश बोला, अव्वल दर्जे के जोरू के गुलाम लगते हो। मेरी जुबान में ऐसे लोगों को बेदुम का बोदम कहते हैं। मैंने आहिस्ता से गिरहा लगाई तो जेकब तिल मिला उठा। गोया तुम लोगों के नज़दीक बीवी की बातें मान लेना, उसके मशवरों पर अमल करना गुलामी है? उसने कैलाश से सवाल किया। किसी दिन भाभी की बात ना मानकर देखो, तुम्हें खुद ही अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। कैलाश मुस्कुराकर बोला, भाभी आप? अभी तो 8 नहीं बजे। मैंने यकलख्त जेकब की पुश्त पर खुलने वाले दरवाजे की सिमत नजर उठाकर इतनी बेसाख्तगी से कहा कि जेकब बुखलाकर उठ खड़ा हुआ। और फिर जब कैलाश ने फलक शगाफ कहका लगाया, जेकब का मजाक उड़ाना शुरू किया तो वो भी मुस्कुरा दिया। मैं अब इजाजत चाहूंगा, वो झीमते हुए बोला। अगर सचमुच सिल्विया आ गई तो तुम लोगों के सामने और किरकिरी होगी। जेकब के जाने के बाद भी मैं और कैलाश उसके बारे में बातें करके हंसते रहे। फिर तकरीबन आधी रात गुजरने के बाद कैलाश भी जमाइयाँ लेता हुआ उठ गया, इसलिए कि उसे सुबह अस्पताल भी जाना था। उस रोज मैंने जी खोलकर जेकब की शादी वाली बात पर उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन उसी रात जब मैं अपने नरमो गरम बिस्तर पर सोने के इरादे से दराज हुआ तो पहली बार तन्हाई का एहसास मुझे किसी कुड़ियाले नाक की तरह डसने लगा। मुझे अपने गिरदो पेश से बेजारी होने लगी। बड़ी देर तक मैं बिस्तर पर लेटा करवटें लेता रहा। मुझे अपने जिस्म पर लातादाद सुर्ख और नन्ही मुन्नी चूंटियां रेंगती महसूस हो रही थीं। मैंने उठकर ठंडे पानी से अपना खुश्क गला तार किया और सिगरेट जलाकर अपनी तन्हाई को बहलाने की खातिर अपनी ख्वाबगाह में चहलकदमी करने लगा। फिर मैंने उस रात एक अहम फैसला कर लिया, शादी करने का फैसला। और इसी फैसले ने मेरी जिंदगी में हौलनाक और अजियतनाक इनकलाब बर्पा कर दिया। मेरी हंसती खेलती जिंदगी का रुख मोड़ दिया, मुझे वतन से दरबदर कर दिया। और मेरे कैबिन में लगी हुई दीवारगीर घड़ी ने एक नाखुशगवार खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ रात के 12 बजने का ऐलान शुरू किया तो मेरे ख्यालात का तसलसल टूट गया। मैंने अपनी डायरी लिखनी बंद कर दी, तवील अंगड़ाई लेकर उठा। बाहर शायद समुंदर पुरसुकून था, वरना मैं इतनी देर तक सुकून से कैसे लिख सकता था। बत्ती बुझाकर मैं दोबारा अपने बिस्तर पर आ गया। अभी मेरे जहन पर हल्की हल्की गुनूदगी और नींद का खुमार ही तारी हुआ था कि वही जाना पहचाना और मानूस सा खूबसूरत और हसीन पैकर मेरे तसव्वुरात के पर्दों पर आहिस्ता आहिस्ता उभर आया। उसके दिलकश और गुदाज नकूश बतदरीज वाज़े हो गए। उसने शब ख्वाबी का हल्का आसमानी लिबास पहन रखा था, पलकों पर जादू जगाती, होंठों पर मुसरतें सजाई और ख्वाबीदा निगाहों में सहर समेटे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सरहाने आकर बैठ गई। वो यकीनन मेरी काजल थी, मेरी दरख्शां थी। मैं उसे दुनिया की तमाम हसीन औरतों और नोखेज कलियों के हजूम में भी दूर से शनाख्त कर सकता था। मैं भला उसे कैसे भूल सकता था? मैं उसके जिस्म से फूटने वाली खुशबू को अपनी सांसों से बहुत करीब महसूस कर रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो उसने एक हाथ मेरी आंखों पर रख दिया और दूसरे हाथ से मेरे उलझे हुए बालों में कंघी करते हुए
नशे में डूबी आवाज़ में बोली, नहीं जमाल, तुम सोते रहो। तुम्हें आराम और सुकून की ज़रूरत है, इसलिए कि अभी तुम्हें मुझे दोबारा पाने के लिए तवील सफ़र करना है। ऐसा सफ़र जिसके बारे में मैंने तुम्हें यकीन दिलाया है। मैं अब भी तुम्हें यकीन दिलाती हूँ जमाल, मोहब्बत लाजवाल होती है, कभी फना नहीं होती। तुम यकीन रखो, मैं तुमको दोबारा मिलूंगी बहुत जल्द, लेकिन शर्त यह है कि तुम हिम्मत ना हार देना, मेरी तलाश में थक कर ना बैठ जाना। उसकी आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी और फिर मैं गहरी नींद की आगोश में गुम होकर दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। सुबह सोकर उठा तो रात के ख्वाब का असर मेरे जहन पर बदस्तूर तारी था। मेरा जिस्म बोझल बोझल हो रहा था और बुरी तरह टूट रहा था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या होता जा रहा है। मेरी रफ़ीका हयात को मुझसे जुदा हुए, रूठे हुए, दुनिया से मुंह मोड़े हुए 6 माह से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका था, लेकिन उसकी यादों की महक अभी तक मेरे वजूद से लिपटी हुई थी। मैं हर लम्हा उसे अपने से करीबतर महसूस करता था। उसकी बातें मेरे कानों में बेशतर वक्त गूंजा करती थीं। उसके कदमों की आहट और मुअत्तर लिबास की सरसराहट दबे कदमों मेरा ताक़ुब करती रहती, और कभी कभी तो मैं उसे खुद से इस कदर करीब महसूस करता कि चौंक उठता, लेकिन वो मादी सूरत में मेरे लिए नापीद हो चुकी थी। सिर्फ मेरी मोहब्बत की शिद्दतें उसे रूप और लिबास बदल बदल कर मेरे तस्वुर में उजागर कर देती थीं। खासी देर तक मैं बिस्तर पर लेटा अपनी बेचैन जिंदगी के बारे में सोचता रहा, फिर इस ख्याल से कि शायद रात उसका कुर्ब भी महज मेरे तखय्युलात का एक ख्याली हैवला हो, मैंने बिस्तर छोड़ दिया। ख्याली अंगड़ाई लेता हुआ उठा। सबसे पहले मेरी नज़र उस मुजल्लद कापी पर पड़ी जिस पर मैंने गुज़िश्ता रात अपनी पुरस्कार और हैरत अंगेज़ दास्तान लिखनी शुरू की थी। मैंने आगे बढ़कर लिखे हुए सफ़ात पर एक नज़र डाली। एक बार मेरा दिल चाहा कि इस हौलनाक दास्तान को सिर्फ अपने सीने की गहराइयों में दफन रहने दूं, किसी और को इन तलखियों की भनक भी ना होने दूं जिन्होंने मेरा सीना फगार कर रखा था। मेरे वजूद से जोंक बनकर चिमट गई थी और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कॉपी उठाकर एहतियात से अलमारी में बंद की, फिर गुसल खाने में नहाने के इरादे से चला गया। मैंने तय कर लिया था कि अपनी दास्तान ज़रूर कलमबंद करूंगा, ताकि मर जाने की सूरत में लोग मेरी मौत को महज दीवानगी ख्याल न करें। नाश्ते की मेज़ पर हम तीनों दोस्त जमा हुए तो कैलाश मुस्कुरा रहा था, लेकिन जेकब खिलाफे तवक्को कुछ संजीदा नजर आ रहा था। मैंने सोचा शायद इनके दरमियान फिर कोई नोकझोंक हुई हो। वो दोनों एक दूसरे को छेड़े और सताए बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। कुछ देर के लिए वो संजीदा हो जाते, फिर कुछ देर बाद ही यूं बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह हंसने बोलने लगते थे, जैसे उनके दरमियान कभी कोई तलखी ने सिरे से जन्म ही ना लिया हो। मेरा ख्याल है रात मौसम कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं रहा। मैंने जेकब की संजीदगी को महसूस करते हुए कैलाश से पूछा। रात तो आसमान बिल्कुल साफ और खुला हुआ था, समुंदर की मौजें पुरसुकून थीं, अलबत्ता सुबह से मतलब कुछ कुछ अबर आलूद नजर आ रहे। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है बूंदाबांदी का इम्कान हो। फिजा में कुछ कसाफत भी शामिल मालूम होती है। मुझे तो ज़मीर भी गर्द आलूद दिखाई देता है। कैलाश ने निहायत हाजिर जवाबी से फिक्रा चुस्त किया। क्या मैं अहमक हूँ? अचानक जेकब गुस्से से बोला। हाय, कैलाश ने संजीदगी से पूछा। तुम पर अचानक इस हकीकत का इंकशाफ किस तरह हो गया? तुम दोनों की अहमकाना गुफ्तगू और जुमलेबाजी सुनकर। जेकब ने झिल्लाकर जवाब दिया। क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकता कि इस वक्त मौसम और फिजा की कसाफत का जिक्र किसके लिए छेड़ा गया है? जमाल, कैलाश ने संजीदगी से मुझे घूरा, यह सरासर तुम्हारी ज्यादती है। मौसम का जिक्र तुमने शुरू किया था। बराह रास्त मुझसे पूछा जा सकता था कि मेरी संजीदगी की वजह क्या है। जेकब ने बदस्तूर खफकी से कहा। चलो आप बता दो। मैंने अपनी हंसी जब्त करते हुए पूछा। क्या बात है? पहले वादा करो तुम दोनों मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाओगे। वादा रहा। हम दोनों ने बेयक जुबान जवाब दिया। उस चुड़ैल ने कल रात गए मेरे कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी थी। जेकब ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। चुड़ैल कौन? कैलाश ने निहायत मासूमियत से पूछा। वो ही श्यामी औरत, जेकब ने जवाब दिया। उसके जिस्म पर शाबुख्वाबी का इंतहाई नाकाफी लिबास था और वह मनहूस औरत मुझसे सर दर्द की गोलियां तलब करने आई थी। तुम्हें किस चीज़ पर ज्यादा एतराज़ है? मैंने यूं ही गैर इरादी तौर पर पूछा। शाबुख्वाबी के लिबास पर या सरदर्द की गोलियों पर? दोनों पर, जेकब तिल मिलाकर बोला। आखिर उसे क्या जरूरत थी इतने रात गए मेरे कैबिन पर दस्तक देने की? बेवकूफ़ी की बातों से परहेज किया करो, कैलाश ने कहा। हो सकता है उस गरीब के सर में वाकई दर्द हो रहा हो और मेरे धोखे में वो तुम्हारे कैबिन पर चली गई हो। हाँ, वो मुझे डॉक्टर ही समझ कर आई थी, लेकिन खुद क्यों आई? अगर सर में दर्द था तो अपने शौहर को गोली लेने भेज देती। यह भी मुमकिन है कि उसे सर दर्द के अलावा कोई और भी तकलीफ लायक हो। मैंने जेकब की नज़रें बचाकर कैलाश को आंख मारते हुए संजीदगी से कहा। मसलन दिल की तकलीफ। कैलाश ने मेरा इशारा समझते हुए जेकब से पूछा। बहरहाल क्या तुमने उसे गोली दे दी थी? रब्बे अजीम की कसम, अगर वो मेरे धुतकारने पर फौरन मेरे कैबिन के सामने से चली ना गई होती तो मैं शायद गला घोंट कर हमेशा के लिए उसे सर दर्द से निजात दिला देता। जेकब होंठ चबाते हुए बोला।
मेरी बात का यकीन करो, वो औरत ना सिर्फ ये कि मनहूस है बल्कि बद किरदार भी है। गोया तुम्हारा मुंह सुबह से उसी वजह से सूजा हुआ है कि रात एक ऐसी औरत ने जो शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस थी तुम्हारे कैबिन के दरवाजे पर दस्तक क्यों दी? क्यों, यही बात है ना? कैलाश ने पूछा। तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो? जरा सोचो, अगर सिल्विया जिंदा होती तो। लानत है तुम्हारी सोच पर, कैलाश झिल्ला गया। बीवी के मरने के बाद भी गुलामी की बू बास नहीं गई। बात गुलामी की नहीं, मेरी हैसियत की है, जेकब ने भी तिलमिलाकर कहा। तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर किसी को मेरी शख्सियत और मेरे किरदार पर उंगली उठाने का मौका मिल गया तो मेरी साल हर साल की मेहनत अकारत जाएगी? मैं समझ रहा हूं बात की नज़ाकत को, मैंने दरमियान में जल्दी से बोलते हुए कहा। मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है कि हमें अगली बंदरगाह पर उस श्यामी जोड़े को जहाज से उतार देना चाहिए। मेरा ख्याल इसके बरक्स है, कैलाश बोला। पिकनिक या तवील सफ़र में किसी औरत का साथ होना अशद ज़रूरी है, इससे थके हुए असाब को सुकून मिलता है। जेकब ने घूरकर कैलाश को देखा, लेकिन बात नाश्ता आ जाने की वजह से ख़त्म हो गई। मैंने दोबारा नॉर्मन की पुरस्कार मौत का मसला छेड़ दिया। कैलाश का ख्याल था कि कैबिन में जाकर रूहों को बुलाने का अमल देखने से पेशतर एडगर को मजीद कुरीदा जाए। इस तरह मुमकिन था कि जैक्सन के बारे में कुछ और ऐसे सबूत मिल जाते जो हमारे शुबहात को मजीद ताकतवर बनाते, मगर मैंने इस ख्याल की तरदीद कर दी। मुबादा के जैक्सन को इसकी भनक मिल जाती और वो हम लोगों से और ज़्यादा मोहतात हो जाता। इसके अलावा मेरा ख्याल था कि एडगर अब किसी कीमत पर अपनी जुबान नहीं खोलेगा। हमारी बातों से कत्ल का एक धुंधला सुराग मिल जाने के बाद ही उसकी आंखें इंतकामी जज्बों से चमक उठी थीं और वो जैक्सन को देखते ही हमारे करीब से उठ गया था। जाने क्यों मुझे रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि एडगर किसी न किसी तरह अपने मरहूम दोस्त का इंतकाम जैक्सन से ज़रूर लेगा। फिर यकलख्त मेरे जहन में एक और ख्याल बड़ी तेज़ी से उभरा। अगर कहीं रात होने से पेशतर ही एडगर ने जैक्सन को ठिकाने लगा दिया तो क्या होगा? एक लम्हे को मैं उलझ कर रह गया, मगर दूसरे लम्हे मुझे खुद अपनी हमाकत पर शर्मिंदगी होने लगी। अगर ये बात दुरुस्त थी कि जैक्सन ही ने बदरूहों के जरिए नॉर्मन के जहन को तस्खीर करके उसे हौलनाक मौत से हमकनार कर दिया था, तो फिर उसके ताबे रूहों ने उसे यह भी ज़रूर बता दिया होगा कि बहरी उकाब पर नॉर्मन का एक दोस्त उसे मार डालने की खातिर घात लगाए बैठा है। खुली बात यह थी कि अगर जैक्सन ही नॉर्मन की मौत का जिम्मेदार था तो वो हालात से गाफिल नहीं रहा होगा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद इस बात के इम्कानात को भी यकसर तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि जैक्सन की ज़िंदगी को एडगर की तरफ से कातिलाना हमले का खतरा लाहिक हो चुका था। हम नाश्ते से फारिग होकर अरशे पर आ गए। समुंदर इस वक्त बेहद पुरसुकून और खामोश था। हवा भी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, नहायत खुशगवार थी। नाश्ते के बाद जेकब का मूड भी ठीक हो गया। हमारे दरमियान आइंदा सफ़र से मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही थी कि स्टेले आ गया। सुबह बखैर मेरे अजीज़, उसने मेरे करीब आकर कहा। फिर समुंदर की जानिब देखता हुआ बोला, मेरी आमद आप लोगों के लिए किसी मुदाखलत का बाइस तो नहीं बनी? नहीं मिस्टर स्टेले, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमारे दरमियान कोई राजो न्याज की बातें नहीं, सफ़र से मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही थी। मैं भी यही पूछने की घर से आया था कि फ़िजी जजीरे की सैर के बाद आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? जजीरा फ़िजी के बाद हम जजीरा हवाई भी देखना पसंद करेंगे, मैंने अपने जहन में तयशुदा प्रोग्राम को दोहराते हुए कहा। जजीरा हवाई से वापसी पर हम दरमियान के कुछ और जजीरों मसलन क्रिसमस और फैनिंग को भी देखेंगे। इसके बाद हम ख़ास तौर पर ईस्टर जजीरे पर जाएंगे और फिर कोरल सी को अबूर करके हम न्यू गिनी भी जाना पसंद करेंगे। मैं याद करके अपने सफ़र के मुकामात गिनाता रहा। बहरी उकाब का बूढ़ा पुर्तगाली कप्तान निहायत खामोशी और तवज्जो से मेरी बातों पर गौर करता रहा। उसका चेहरा किसी अंदरूनी जज्बात की तर्जुमानी से यकसर आ रही था, लेकिन जब मैं खामोश हुआ तो उसने मुझे बहुत गौर से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अजीज़, आपने बहरी उकाब और इसके अमले की खिदमत पूरे 2 माह के लिए हासिल कर रखी हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि आपके हर हुक्म की तामील की जाए। लेकिन बहसीयत कप्तान मुझ पर यह जिम्मेदारी भी आयद होती है कि आप हजरात को सफ़र के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात से कबल अज़ वक्त आगाह कर दूँ। क्या तुम्हारे ख्याल में कोई बहरी सफ़र बगैर मुश्किलात के भी ख़त्म हुआ है? कैलाश ने, जो तबीयतन ही मुहिम जो वाक़ हुआ था, स्टेले से सवाल किया। आपने मेरी बात का गलत मतलब लिया है मेरे अजीज़, स्टेले ने संजीदगी से जवाब दिया। मुश्किलात से मेरी मुराद मौसम से थी, जो बदलते रहते हैं। बहरी सफ़र के दौरान हमें सीज़न और मौसम के मुतवक्का तगय्युरात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हें क्या अंदाज़ा है मिस्टर स्टेले? मैंने बूढ़े कप्तान से दरियाफ्त किया। क्या मैंने जो प्रोग्राम मुरतब किया है इसके दौरान मौसम का तगय्युर कहीं हायल होता है? मैं आपको सफ़र के इख्तिसार का मशवरा दूंगा मेरे अजीज़, स्टेले ने अपना पाइप भरते हुए कहा। जजीरा हवाई जाने के बाद अगर हम ईस्टर आइलैंड की तरफ अपना रुख मोड़ लें तो उन मुतवक्का तूफ़ानों से बच जाएंगे जो हमारे लिए परेशान कुन साबित हो सकते हैं। दूसरी सूरत में हमें वक्त बचाने के लिए जजीरा ईस्टर का प्रोग्राम तर्क करना होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरा मशवरा है। हम 2 माह तक बहरहाल आपका हर हुक्म मानने को तैयार हैं,
इसलिए कि खरा और सच्चा जहाज़रां साइक्लोन और मौत दोनों का मुकाबला करने के लिए हरदम ताज़ा दम रहता है और नडर और बेखौफ मुहिमजू भी मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने का आदी होता है। कैलाश बोला, सैयाह अगर मौत से हरासा होने लगे तो फिर वो दुनिया के उन अजायबात की सैर नहीं कर सकते जो काबिल दीद होते हैं। आपने दुरुस्त कहा मेरे अजीज़, लेकिन जानबूझकर खतरों को दावत देना और आंखें बंद करके अंधे कुएं में छलांग लगा देना भी मेरे नज़दीक दानिशमंदी नहीं। इस बार स्टैले ने कदरे खुश्क लहजे में कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी जानिब से आप हजरात को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है कि हम एपिया की बंदरगाह से जजीरा हवाई का सफ़र इख्तियार करें और इसके बाद मौसम के तेवर देखने के बाद ही कोई फैसला करें। मैंने बूढ़े कप्तान के लहजे की संजीदगी को महसूस करते हुए कहा। शायद स्टैले को कैलाश की बात नागवार गुजरी थी। मैंने सुना है कि जजीरा ईस्टर के खंडरात तारीख से कबल के दौर की बेहतरीन यादगारें हैं। वहाँ की हर चीज़ ना सिर्फ ये कि नाकाबिल एतबार असरार अपने अंदर रखती है, बल्कि हर लिहाज से काबिल दीद भी है। कैलाश ने अपनी मालूमात का इजहार करते हुए कहा, आपने दुरुस्त सुना है मेरे अजीज़, स्टैले बदस्तूर संजीदगी से बोला, लेकिन एक जजीरा ईस्टर ही पर क्या मौकूफ़ है। इस वसी और इस दुनिया में करोड़ों ऐसे हादसात रूनमा होते रहते हैं, अकल जिनकी कोई वजह पेश करने से कासिर है। हज़ारों मुकामात ऐसे भी मौजूद हैं जहां अभी तक इल्म और तहजीब की रोशनी नहीं पहुंच सकी। अफ्रीका के घने जंगलात और दूर दराज इलाकों में आज भी वही तहजीब मौजूद है जो हज़ारों साल पहले थी। हम जिस समुंदर की लहरों पर सफ़र कर रहे हैं, इसके नीचे भी एक पुरस्रार अजीबोगरीब दुनिया मौजूद है। लेकिन इस पुरस्रार और नादीदा दुनिया की सैर करने की खातिर हम दीदा और दानिस्ता अगर अपना जहाज़ गर्क कर दें तो मेरे नज़दीक ये अमल दानिशमंदी के मुनाफी होगा। सियाहों और जहाज़ रानों के भी कुछ असूल मुकर्रर होते हैं। बूढ़े कप्तान की बातों से साफ जाहिर था कि वो अपने वसी तजुर्बे के आगे कैलाश की किताबी और सतही तजुर्बे की बातें सुनकर झिला गया था। कैलाश ने भी स्टैले की बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया, इसलिए कि हमने बहरहाल बहरी उकाब को 2 माह के लिए किराए पर हासिल कर लिया था। इस अरसे में उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का हक रखते थे। मैं हालात की नज़ाकत को समझ रहा था। स्टैले के खिलाफ खुलकर कोई हुक्म जारी करने की सूरत में भी सफ़र के दौरान हमें बेशुमार खतरात का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए कि उसकी हैसियत बहरहाल नाखुदा की थी। दूसरी तरफ अगर मैं कैलाश को कप्तान के सामने समझाने की कोशिश करता तो वो भी मेरी बातों का बुरा मान सकता था। अभी मैं कोई दरमियानी रास्ता निकालने के बारे में गौर ही कर रहा था कि जेकब ने स्टैले को मुखातिब करते हुए कहा, रब्बे अजीम की कसम, मैं भी मौत से नहीं डरता, लेकिन मनहूस और नादीदा कुव्वतों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूँ। फादर जेकब, मैं आपका इशारा समझने से कासिर हूँ। बूढ़े कप्तान ने पाइप का एक कश लेकर जेकब की सिमत वजाहत तलब नज़रों से घूरते हुए कहा, क्या आपके ख्याल में मैंने कोई गलत बात की? नहीं मेरे दोस्त, जेकब जल्दी से बोला, तुम मेरा मतलब नहीं समझ सके। दरअसल मेरा इशारा उस सियामी जोड़े की तरफ था जो हमारे साथ इसी जहाज़ में सफ़र कर रहा है, और कल रात उस सियामी औरत ने शब ख्वाबी के बारीक लिबास में आधी रात गए फादर जेकब के सुकून को बर्बाद करने की कोशिश की थी। मैंने जेकब का जुमला तेजी से काटते हुए कुछ ऐसे अंदाज और लहजे में यह बात कही कि बूढ़ा कप्तान भी ज़ेरे लब मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। ओ, स्टैले ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, अगर मुझे मालूम होता कि वह औरत अच्छे किरदार की मालिक नहीं है तो मैं उसे और उसकी साथी को कभी बहरी उकाब पर पनाह ना देता। मुझे भी सिर्फ यही शिकायत है मेरे दोस्त। जेकब ने मासूम सूरत बनाकर स्टेले को मुखातिब किया, तुमने जिसे पनाह दी है मैं उससे भी पनाह मांगने पर मजबूर हो गया हूँ, और मेरे ये दोनों अक्लमंद दोस्त मेरी बेबसी को समझने के बजाय मुझ पर फिक्र चुस्त करने से बाज नहीं आते। आप मुतमईन रहें फादर जेकब, मैं उस औरत को ना सिर्फ ये कि तंबीह कर दूंगा बल्कि अगली बंदरगाह पर उसे उतार भी दूंगा। और स्टैली की बात सुनकर जेकब ने सुकून का इतना लंबा सांस लिया था कि उसकी पोजीशन और मज़का खेज बन गई। स्टैले मुस्कुराता हुआ अपने कैबिन की तरफ चला गया तो मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन कैलाश जेकब पर बरस पड़ा तो मैं स्टैले के सामने हमाकत की बातें नहीं करनी चाहिए थी। हमाकत ही सही, लेकिन रब अजीम की कसम, मुझे यह सुनकर बेहद सुकून मिला है कि बहुत जल्द हम उस मनहूस और नापसंदीदा जोड़े से निजात हासिल कर लेंगे। अगर तुमने मजीद हमाकत की बात की तो मैं उस सियामी जोड़े को अपना मेहमान बनाकर सफ़र की दावत देने पर आमादा हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर रहम की दरख्वास्त पेश करता हूँ। जेकब ने रो देने वाली आवाज़ में हाथ बांधते हुए कहा तो कैलाश भी अपनी हंसी जब्त न कर सका। दोपहर के खाने के बाद मैं आराम की घर से अपने कैबिन में आ गया। स्टैले की बातों ने मेरे जहन को और उलझा दिया था। एक मुसलमान की हैसियत से मुझे रूहों की वापसी का यकीन नहीं था। हिंदू धर्म में आवागौन का तस्वुर ज़रूर मौजूद है। उनके अकीदे के मुताबिक रूह कभी नहीं मरती, मौत एक आर्जी जुदाई होती है, और रूह एक जस्दे खाकी को छोड़ देने के बाद फिर किसी और रंगो रूप और जिस्म में वापस आ जाती है। कैलाश ने मुझे यही बताया था, लेकिन मेरा अकीदा इससे मुख्तलिफ था। फिर मुझे इस बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा था कि दरख्शियाँ मुझसे हमेशा के लिए रूठ चुकी है। उसको मेरा साथ छोड़े पूरे 6 माह हो चुके थे। ये और बात थी कि मैं उसकी याद को अभी तक अपने वजूद से लिपटाए हुए था।
ये मोहब्बत की शिद्दतें थीं जो मेरे माजी की हसीन यादों को ताज़ा किए हुए थीं। लेकिन मोहब्बत की शिद्दतें मरने वालों को नई जिंदगी तो अता नहीं कर सकती थी। फिर मैं मरने वाली के ताक़ुब में क्यों भाग रहा था? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे इस बात का यकीन दिलाया था कि हमारी जुदाई आर्जी है और हम दोबारा फिर मिलेंगे। हो सकता है मेरी ज़िंदगी ने मेरी मोहब्बत की शिद्दतों का अंदाज़ा लगा लिया हो और महज सुकून दिल की खातिर उसने मुझे दोबारा मुलाकात की नवीद दी हो। ख्वाब हमेशा तो सच साबित नहीं होते, कभी कभी उनकी ताबीरें बड़ी भयानक और हौलनाक साबित होती हैं। मैं इन बातों को समझता था, लेकिन फिर भी शायद इसलिए सफ़र पर निकल खड़ा हुआ कि ये मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश थी, उसकी आरज़ू थी जिसकी तकमील की खातिर मैंने खुद को हालात के धारों पर छोड़ दिया था। जब मैंने ज़िंदगी में उसकी किसी बात की नफ़ी नहीं की, उसके किसी तसव्वुर को गलत नहीं कहा, उसकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, तो फिर उसके मरने के बाद उसकी रूह को सदमा क्यों पहुंचा सकता था? शायद इसीलिए मैं एक ऐसे सफ़र पर निकल खड़ा हुआ था जिसकी कोई मंजिल मुतय्यन नहीं थी, पहले से कोई मुकाम तय नहीं था, बस सफ़र बराए नाम के सिवा कुछ ना था। इसलिए कि उसने, मेरी काजल ने, मेरी दरक्षा ने मुझे तवील सफ़र का हुक्म दिया था। स्टेले की बातों ने मुझे सफ़र में आइंदा पेश आने वाले अंदेशों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद वो भी हमसे यही कहना चाहता था कि हमें वो बेमकसद और बेमायनी सफ़र तर्क कर देना चाहिए। गालिबन उसने मेरे दिल का चोर पकड़ लिया था और बावर कराना चाहता था कि मुझे किसी साए के पीछे भटकने से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन कैलाश की बातों ने उसे नाराज़ कर दिया तो वो खामोश हो गया। बल्कि इस समुंदर की तरह जिसकी साकित लहरों के अंदर भी हज़ारों भयानक और खौफनाक तूफान छुपे होते हैं, मौजों की खामोशी और सुकून में एक फ़रेब होता है, शराब की मानिंद जिसे पानी समझकर मुसाफिर भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी प्यास ख़त्म नहीं होती, तिश्नगी और बढ़ जाती है। मैं भी शायद शराब के ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ था। ज़िंदगी की मुसर्रतें एक एक करके मुझसे रूठ चुकी थीं। ज़माने ने मुझे जो ज़ख्म दिए थे उनसे मेरा सीना यूं ही फगार था। इसलिए शराब का पीछा अंधाधुंध भागने में भी मेरे लिए कैफ था, एक कसक थी, फ़रेब ही सही, मगर इस फ़रेब में तलखियों की बजाय मेरी खोई हुई मोहब्बत की कुछ हसीन यादें पोशीदा थीं। अगर यह धोखा था तो मैंने खुद इसे दीदा और दानिस्ता खाने की कोशिश की थी। अचानक दूसरों के हाथों से जो ज़ख्म मिलते हैं इसके मुकाबले में यह धोखा भी मेरे लिए बहुत कम अज़ियतनाक था। उम्मीदों के सहारे कुछ वक्त तो गुजर रहा था, अलबत्ता मैंने अपने दो जिगरी दोस्तों को साथ लेकर शायद खुद गर्जी का सबूत दिया था। मुझे अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार था, लेकिन मुझे इस बात का हक तो नहीं था कि अपने दोस्तों को भी अपने बदनसीबों में कुछ बताए बगैर शामिल कर लेता। जेकब की बात जुदा थी, वो भी मेरी ही तरह सितम रसीदा था। उसकी बीवी भी उसे अचानक दागे मुफारकत दे गई थी। लेकिन कैलाश ने तो अभी तक इस सफ़र का आगाज़ ही नहीं किया था जो शादी के बाद दो हम सफ़र मिलकर एक साथ शुरू करती हैं। मेरा जहन इन्हीं बातों में उलझ रहा था कि मेरे कैबिन के दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरे ख्यालात का शहराजा मुंतशिर हो गया। अभी कुछ देर पेशतर ही हम तीनों दोस्त खाने की मेज़ पर मौजूद थे, इसलिए दस्तक देने वाला यकीनी तौर पर जेकब या कैलाश के सिवा कोई और था। मैंने एक लम्हे को सोचा, मुमकिन है वो आवाज़ मेरा वहम ही हो। लेकिन जब दूसरी बार दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो मैं बिस्तर से उठा, कैबिन का दरवाज़ा खोला तो एडगर लपक कर इतनी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ कि एक लम्हे को मैं सहम गया। अंदर आकर मुझसे इजाज़त लिए बगैर उसने कैबिन को अंदर से बोल्ट कर दिया। उसके चेहरे पर वहशत और दीवानगी के मिले जुले तासरात मौजूद थे। मैंने मौका की नज़ाकत को बड़ी तेज़ी से महसूस किया। गुजरे हुए हालात और माजी के अंदोनाक हादसात ने मुझे खुद अपने साए से भी मोहतात रहने का आदी बना दिया था। जितनी देर में एडगर ने कैबिन को बोल्ट किया, मैं तेज़ी से लपक कर अपने बिस्तर के पास गया, जहां तकिए के नीचे मेरा अमेरिकन कोल्ट पिस्तौल मौजूद था। किसी खतरे से निमटने के लिए अब मैं पूरी तरह तैयार था। एडगर और मेरे दरमियान गो के 3 गज से ज़्यादा फासला नहीं था, मगर जितनी देर में वो मुझ पर हमलावर होने के लिए छलांग लगाता, मैं पिस्तौल तकिए के नीचे से निकाल कर उसका जिस्म बआसानी छलनी कर सकता था। मेरी उकाबी निगाहें एडगर ही पर जमी हुई थीं। दिल अंदर ही अंदर धड़क रहा था, लेकिन मैंने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। फिर वो जैसे ही दरवाजे को बोल्ट करके घूमा, मैंने तेज़ और चुभते हुए लहजे में पूछा, तुम इस वक्त मुझे ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान और उलझे हुए दिखाई दे रहे हो। साहब, उसने पुरुमीद निगाहों से मुझे देखते हुए दबी जुबान में कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जैक्सन के सिलसिले में? मैंने सवाल किया तो उसने बड़ी तेज़ी से इस बात में सर को जुम्बिश दी। कुछ देर खामोश रहकर वो बड़ी राजदारी से बोला, साहब, मुझे शुबह है कि मेरे दोस्त नॉर्मन को उसी जैक्सन ने किसी बदरू का निशाना बनाया होगा। तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? मैंने एडगर से सवाल किया। उसकी जानिब से मुतवक्का खतरा दूर हो जाने के बाद मैं इत्मीनान से अपने बिस्तर पर बैठ गया। सबूत तो नहीं है साहब, लेकिन मौत से सिर्फ एक रोज़ कबल नॉर्मन ने जैक्सन का मजाक उड़ाया था। एडगर ने सरगोशी करते हुए पलटकर दरवाजे की सिमत कुछ ऐसी मशकूक नज़रों से देखा जैसे उसे शुबा हो कि बाहर कोई दरवाजे से लगा खड़ा उसकी बातें सुन रहा है।
दोस्तों के दरमियान तो हंसी मजाक का सिलसिला चलता ही रहता है। मैंने इस बार अपने टॉमी पर नजर डालते हुए कहा, जो कैबिन के गोशे में खामोशी से बैठा हम दोनों की बातों को बेहद गौर से कान लगाए सुन रहा था। आप नहीं समझे साहब, नॉर्मन ने रूहों को बुलाने वाले अमल के सिलसिले में जैक्सन का मजाक उड़ाया था। एडगर ने अपने सांस पर काबू पाते हुए कहा, जैक्सन इस बात को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता कि इस अमल के सिलसिले में कोई उसका मजाक उड़ाए। उसने नॉर्मन से कहा भी था कि उसे वह मजाक बहुत महंगा पड़ सकता है। गोया तुम्हारा ख्याल है कि जैक्सन ने किसी बदरू के जरिए नॉर्मन को मौत के घाट उतरवा दिया? यही बात है साहब। लेकिन तुम इस कत्ल को साबित क्यों करोगे? मैंने कहा, मेरा मतलब है सबूत के बगैर उसे भला किस तरह कातिल ठहराया जा सकता है? बदरूहों के खिलाफ दुनिया का कोई कानून सबूत पेश नहीं कर सकता। इस बार एडगर का लहजा बड़ा सर्द और शफाक था। अगर जैक्सन भी किसी ऐसे ही हादसे का शिकार हो जाए जिसका सबूत ना मिल सके तो कैसी रहेगी? क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। जिस वक्त नॉर्मन पर दीवानगी का दौरा पड़ा था उस वक्त जैक्सन जहाज के एक जिम्मेदार अफसर मिस्टर बॉस्टन के साथ इंजन रूम में मौजूद था। मैंने इस बात की तस्दीक भी बराह रास्त मिस्टर बॉस्टन से कर ली है। और इसके बावजूद तुम जैक्सन को कातिल समझ रहे हो? हाँ साहब, इसलिए कि जैक्सन हजारों आदमियों की मौजूदगी में भी कोई हरकत किए बगैर जिसे चाहे मार सकता है, एडगर ने कहा। बदरूहें नजर तो नहीं आती, लेकिन अमल करने वाले के इशारों पर नाचने के लिए जरूर मजबूर हो जाती हैं। तुम्हारी बातें मेरे लिए मुअम्मा से कम नहीं, मैं मुस्कुराते हुए बोला। अगर इस बात को मान लिया जाए कि जैक्सन ही ने किसी बदरू के जरिए नॉर्मन को उसके मजाक की बरतनाक सजा दी है, तो क्या वो तुम्हें भी? मेरा मतलब है कि जैक्सन को रूहें इस बात से भी खबरदार कर सकती हैं कि तुम उसे कातिल समझ रहे हो। जैक्सन के फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं हो सकता, एडगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने भी उसे कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया है वो अपनी जगह मुकम्मल है, और मेरे खिलाफ भी कत्ल का कोई सबूत नहीं पेश किया जा सकता। गोया तुम जैक्सन को कत्ल कर दोगे? मैंने चौंकते हुए उसे घूरा। इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। उसने मेरे कैबिन में लगी हुई घड़ी को बगौर देखते हुए एक एक लफ्ज जमा कर कहा, मुझे आपके कैबिन में आए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, यानी मैं आपके पास ठीक 1:48 पर मौजूद हूँ। अब अगर इस अरसे में कोई तीसरा शख्स जैक्सन की नापाक वजूद को ख़त्म कर दे या जैक्सन अज खुद किसी हादसे से दो चार होकर मर जाए, तो क्या आप यकीन कर लेंगे कि उसे मैंने मौत के घाट उतारा है? एडगर के होंठों पर उभरने वाली शैतानी मुस्कुराहट देखकर मैं उछल पड़ा। उसने यकीनन जैक्सन के खिलाफ कोई खतरनाक मंसूबा बनाया था और मुझे भी बिला वास्ता अपना गवाह बनाना चाहता था। मेरे जहन में बिजली कौंध उठी। एडगर ने निहायत खूबसूरती और चालाकी से मुझे अपनी साजिश में शरीक करने की कोशिश की थी। मेरा दिल मुतवक्का अंदेशों से धड़कने लगा। मैंने एडगर को बगौर देखा। उसके होंठों पर बदस्तूर बड़ी मायनी खेज और जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने खुद को बेपरवाह साबित करने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा, मेरे नादान दोस्त, मुमकिन है तुमने जैक्सन के खिलाफ जो खूनी मंसूबा बनाया है उसमें कामयाब भी हो जाओ, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम एक जिम्मेदार शख्स के सामने अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर चुके हो। मैं तस्लीम करता हूँ साहब, लेकिन मुझे आप पर पूरा पूरा एतमाद है, वो यकलख्त संजीदगी से बोला। मुझे यकीन है कि आप मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं देंगे। इस यकीन की वजह भी ज़रूर होगी? मैंने ताज्जुब से पूछा। जी हाँ, एडगर ने होंठ चबाते हुए मेरी नज़रों में नज़रें डालकर कहा। आप और आपके दोस्त नॉर्मन की बरतनाक मौत के ऐनी शाहिद हैं। उस वक्त तक मेरा जहन जैक्सन की तरफ नहीं गया था। मैं नॉर्मन की मौत को मशीयत एज़दी समझ रहा था, लेकिन जब आप लोगों ने मुझे कुरीदा और किसी दुश्मन का हवाला दिया तो मेरा माथा ठिनक उठा। साहब, ईमान से कहिएगा, क्या आप लोग भी जैक्सन की शख्सियत को मशकूक नहीं समझ रहे हैं? तुमने जैक्सन को कत्ल करने का क्या मंसूबा बनाया है? मैंने एडगर की बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। उसकी दलील इतनी माकूल थी कि मैंने उसे टाल जाना ही मुनासिब समझा था। मुझे अफसोस है साहब कि मैं कबल अज वक्त आपको अपने मंसूबे से आगाह नहीं कर सकता। बहरहाल मैं आपके सामने इतराफ़ करता हूँ कि मैं जैक्सन को हर कीमत पर मारकर ही दम लूँगा, ख्वाहिश के लिए मुझे खुद अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। एडगर ठोस आवाज़ में बोला। अगर तुमने किसी दूसरे शख्स को एतमाद में लेकर जैक्सन को कत्ल कराने की कोशिश की है तो यह सरासर तुम्हारी हमाकत होगी। मैंने हवा में तीर चलाते हुए निहायत संजीदगी से कहा। अगर वो शख्स पकड़ लिया गया तो अपनी जान बचाने के लिए यकीनी तौर पर तुम्हारी साजिश को बेनकाब कर देगा। ऐसा नहीं होगा साहब। एडगर ने घड़ी पर दोबारा नज़र डाली। इस वक्त 2:11 हो रहे थे। वह दरवाजे के सिमत जाने के लिए पलटा, फिर दरवाजे का बोल्ट गिराते हुए घूमकर कहने लगा, क्या मैं यकीन रखूं कि आप मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एडगर को नज़रों से घूरता रहा। वो मेरी खामोशी को मेरी नीम रजामंदी समझते हुए तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर कैबिन से बाहर चला गया। मेरा टॉमी बदस्तूर अपनी जगह आंखें खोले चुपचाप बैठा था। मैंने उठकर कैबिन को दोबारा बोल्ट कर दिया। एडगर की आमद और उसकी बातों ने मेरे सुकून को मज़ीद दरहम बरहम कर दिया था।
जिस अंदाज में उसने मुझे अचानक काबिल एतमाद समझ लिया था वो भी मेरे लिए कुछ कम ताज्जुब खेज नहीं था। उसकी बातें अजीब थीं। उसने मुझे गवाह बनाकर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी। अगर मैं उसके एतमाद पर पूरा उतरता तो बिलाशुबा उसे मुजरिम नहीं समझा जा सकता था, लेकिन उसका ये यकीन कि कातिल भी कानून की गिरफ्त में आ जाने के बावजूद अपनी जुबान बंद रखेगा, उसकी खुशफहमी ही कहा जा सकता था। या फिर शायद एडगर ने भी जैक्सन को रास्ते से हटाने के लिए कोई अनोखा और पुरस्रार तरीका इख्तियार किया होगा, वरना वो इतना पुरएतमाद कैसे हो सकता था।